नमस्कार, मैं सुमित चौधरी स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार सुमित अवध एकेडमी पर। साथियों, जैसे कि आपको पता है कि आपका सामाजिक विज्ञान का एग्ज़ाम 20 फरवरी 2026 को है। इसी एग्ज़ाम को देखते हुए सुमित सर सामाजिक विज्ञान के 5 दीर्घ प्रश्न और 10 महत्वपूर्ण विकल्प लेकर आए हैं। साथ ही आपको बता दूं, ये क्वेश्चन इतने इम्पोर्टेंट है कि एग्ज़ाम में यही क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो बच्चे, हम इसको एक बेहतरीन समझ के साथ और आपके माइंड में सेट करने का प्रयास करेंगे। राष्ट्रवाद से क्या तात्पर्य है? यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय होने की परिस्थितियाँ सहायक हुई। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। तो बच्चे, सबसे पहले आप बनाओगे हेडिंग में राष्ट्रवाद से तात्पर्य। तो बच्चे, राष्ट्रवाद, जब भी राष्ट्रवाद शब्द सुनो तो एक देश के बारे में सोचो। और देश, जिससे अपना देश भारत है, उस भारत में क्या हो रहा है। तो बच्चे, इसमें इस भारत जैसे देश है तो इसमें एक लोगों का समूह है, जिसे हम और आप लोग क्या है, साथ में रहते हो। आपकी भाषा हमारा भाषा एक जैसी है, और संस्कृति, सभ्यता, और कह सकते हो हम लोग अपने आप को एक राष्ट्रवाद मानते हैं कि हम लोग एक राष्ट्रवादी हैं। तो बच्चे, वही लिखा गया है। राष्ट्रवाद से तात्पर्य लोगों का एक समूह। बच्चे, लोगों का समूह मतलब हम और लोग, सब लोग क्या एक देश में रहते हैं ना, तो एक समूह जिसमें एक समान भाषा, अब भाई लोगों के समूह में एक समान भाषा रहती है, संस्कृति होती है, इतिहास और भूभाग मतलब पृथ्वी पर रहने वाले लोग स्वयं को क्या राष्ट्रवाद या राष्ट्र के रूप में पहचानते हैं। कोई नहीं कहता कि हम राष्ट्रवादी नहीं हैं। हम लोग क्या है, राष्ट्रवादी हैं, पूरे भारत के लोग। तथा राष्ट्रीय एकता और स्वतंत्रता के लिए कार्य करते हैं। बच्चे, राष्ट्रवाद का मतलब ये हुआ कि हम लोग एकजुट होकर राष्ट्र के स्वतंत्रता, उसके भलाई के लिए क्या है, कार्य करते हैं। बच्चे, जिस तरह मैं बोल रहा हूँ यही शब्द वहाँ पर लिख सकते हो। अब बच्चे बताओगे, यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय होने में सहायक परिस्थितियाँ क्या थी? तो यूरोप में राष्ट्रवाद उदय होने की निम्न परिस्थितियाँ सहायक हुई, जिससे नए मध्यम वर्ग का उदय, नए मतलब जो कुछ नीचे लोग थे वो उच्च स्तर पर पहुंच गए। तो ये कहाँ पर हुआ? यूरोप के पश्चिमी मध्य भागों में औद्योगिकरण के कारण नए सामाजिक समूह, श्रमिक वर्ग के लोग, मध्यम वर्ग जैसे उद्योगपति, व्यापारी और सेवा क्षेत्र में अस्तित्व में आए। तो थोड़ा स्तर इनका बढ़ गया, कुल मिलाकर कह सकते हो। तो इससे भी क्या यूरोप देश का क्या हुआ, उदय हुआ। दूसरी हेडिंग क्या है? उदारवाद की विचारधारा प्रसार। तो बच्चे बता सकते हो नए माध्यम वर्गों के लिए। बच्चे, आप कुल मिला के यहाँ पर उदारवाद का अर्थ समझो। उदारवाद का अर्थ व्यक्तियों के लिए स्वतंत्रता होता है। उदारवाद का अर्थ क्या है? व्यक्तियों के लिए स्वतंत्रता, कानून के समक्ष सभी को समान अधिकार था। ये उदारवाद की बात कही गई। बच्चे, उदारवाद मतलब समझ गए आप ना, कि व्यक्तियों को स्वतंत्रता, कानून समक्ष सबको समान अधिकार है। पहले ऐसा नहीं था बच्चे, उसी के बारे में बताया गया है कि फ्रांस में वोट देने या निर्वाचन करने का अधिकार विशेष रूप से अधिक संपत्ति वाले लोगों को दिया गया था। पहले क्या था, जिसके पास अधिक संपत्ति था वही निर्वाचन, वही वोट दे सकता था। बट जब उदारवाद आया ना, तो बच्चे सबको एक समान कानून समझ मतलब प्रदान कर दिया गया। अब बच्चे, भाषा, इसमें 3 हेडिंग आपको लिखनी बस। भाषा ने राष्ट्रीय भावना के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। राष्ट्र के विकास में भाषा के भी क्या है, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। तो बच्चे, जब भी आएगा राष्ट्रवाद, तो बच्चे देश के बारे में सोचना, देश के हित के बारे में सोचना, उसकी संस्कृति के बारे में सोचना, वही राष्ट्रवाद है। अब बच्चे अपने मन से बता सकते हो राष्ट्रवाद क्या है। तो आप बताओगे राष्ट्रवाद लोगों का एक समूह है,
मतलब हम और आप सभी लोग ना, हमारी कुछ संस्कृति है, सभ्यता है, और कुछ मतलब हम लोग राष्ट्रवाद के लिए एकजुट होकर स्वतंत्रता के लिए कार्य करते हैं, राष्ट्र के भलाई के लिए बोल सकते हो। तो बच्चे आपको 3 हेडिंग अब इसमें याद रखना बस। बच्चे दूसरा क्या है, भारत में राष्ट्रवाद, वो तो यूरोप में था, अब भारत के बारे में राष्ट्रवाद के उदय होने के बारे में पढ़ेंगे। भारत में राष्ट्रवाद के उदय के कारणों की व्याख्या कीजिए। भारत में राष्ट्रवाद उदय, तो बच्चे उदय का मतलब होता है कुल मिलाकर विकास, देश का विकास करना। भारत देश के विकास में किन किन कारणों का मतलब भूमिका है। तो भारत में राष्ट्रवाद के उदय के प्रमुख कारण निम्नलिखित। पहले राजनीतिक कारण। बच्चे भारत के विकास में या भारत के राष्ट्रवाद मतलब क्या, उसके विकास के उदय में सबसे पहला राजनीतिक कारण है। राजनीति मतलब क्या, एक पार्टी यहाँ बनी और उस पार्टी में हम लोग एकजुट होकर राष्ट्र के लिए अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाइयाँ की, जिससे अंग्रेज लोग भारत को मुक्त कर दिए और हमारे देश में जो उनकी कानून शासक जो लगाए थे उसको हटा दिया गया, हम लोग आज़ाद हो गए, अपने देश की भलाई के लिए काम करने लगे। तो यही बच्चे क्या है, राजनीतिक कारण है। तो बच्चे बताया गया है 1857, ये कब चालू हुआ, 1857 की क्रांति में अंग्रेजों की नीतियों के खिलाफ गुस्सा फूटा, जिससे भारतीयों में राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न हुई। राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न हुई। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। बच्चे एक पार्टी बनाई गई, स्थापना हुई, जिसने भारत में अलग अलग क्षेत्रों के लोगों को एकजुट होकर अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष करने का प्रयास किया, जिससे भारत के लोगों की राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम के लिए उनमें एकता की भावना पैदा करना भी भारतीयों में राष्ट्रवाद का उदय का कारण बना। बच्चे नहीं समझे तो मेरी बातों को अच्छे से समझिएगा, आप लिख ले जाओगे एग्जाम में। बच्चे हमें भारत देश का विकास करना है। तो आप सोचो, पहले अंग्रेज के गुलाम था तो विकास करने देते हैं? नहीं। तो हमें क्या करना था, एक राजनीतिक कारण बनाया गया, एक राजनीतिक कारण था, एक पार्टी बनाई गई, राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी। इस पार्टी में लोग एकजुट होकर अंग्रेज के खिलाफ विद्रोह किया। जब अंग्रेज लोगों में विद्रोह उत्पन्न हो गया तो उन्होंने देश को आज़ाद कर दिया। ये भी एक राष्ट्रवाद का उदय होने का कारण है। वही बच्चे यहाँ अच्छे से समझाए गए हैं। आप जब हिंदी इसको समझ जाओगे तो आप अच्छे से कर ले जाओ। आर्थिक कारण क्या है, तो बच्चे आप यहाँ से याद करो कि भारत में, मेरी बातों को सुनो, भारत में 2 मुख्य स्रोत थे आय के। क्या 2 मुख्य स्रोत थे, कृषि और उद्योग। अब इस पर उन्होंने, अंग्रेजों ने क्या कर दिया, बंदोबस्त, एक बंदोबस्त कैसे, तो बंदोबस्त लगा दिया, मतलब एक कर के रूप में कुछ अन्न अनाज क्या इन लोग ले लेते थे। तो बच्चे इससे क्या हुआ, इन्होंने जब नियम लगा दिया तो इससे किसानों का शोषण होने लगा, किसानों का शोषण होने लगा, और धीरे धीरे लघु उद्योग धीरे धीरे समाप्त होने लगे। अब इसके खिलाफ भारतीयों ने अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन किया। जब बच्चे सब आंदोलन किया तो उन्होंने इस नीति को ख़त्म किया होगा, और इससे भी क्या हुआ, राष्ट्र का उदय हुआ। क्लियर बच्चे, जिससे आप के पास पैसे के 2 स्रोत थे, एक कृषि और उद्योग। तो बच्चे अंग्रेजों ने क्या कर दिया, आपकी कृषि पर बंदोबस्त लगा दिया। इससे क्या हुआ कि कुछ अनाज, कुछ ज़मीनें किसी और के हवाले कर देते थे, और इससे क्या हुआ, लोगों में दिक्कतें पैदा हो गई, किसानों में अनाज पैदा करने में, वो ले ही लेते थे तो उनका शोषण होने लगा। तो इसके खिलाफ भारतीयों ने एक आंदोलन किया, और इससे भी क्या है, राष्ट्रवाद का उदय हुआ। ठीक बच्चे, मैं समझाने का प्रयास ज़्यादा कर रहा हूँ, बाकी सब लिखा आप समझ सकते हैं। सामाजिक कारण, जिसे राजा मोहन राय
स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती और ईश्वर चंद्र विद्यासागर जैसे महानायकों ने सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन को चलाया, जिससे समाज में सुधार आया। समाज में एकजुट एकत्र होने की भावना उत्पन्न हुई। तो ये भी क्या है, एक राष्ट्र का उदय है। हम लोग एक साथ मिलकर काम करेंगे तो देश का विकास तो ही होगा। उदय मतलब देश का विकास होना। तो ये भी क्या है, एक राष्ट्रवाद का उदय है। वो भारत देश की बात हो रही है यहाँ पर, यूरोप का हमने पढ़ा दिया। शायद बच्चे आवाज़ कम क्लियर आ रही होगी क्योंकि तबीयत नहीं ठीक है, खांसी बहुत आती है। फिर भी मैं वीडियो बनाकर आपको प्रयास कर रहा हूँ देने का। भूमि निम्नकरण से क्या तात्पर्य है? किन्हीं 4 कारणों की विवेचना कीजिए। तो भूमि निम्नकरण से अभिप्राय है जिसमें भूमि की कमी होने से है। भूमि निम्नकरण के मानव प्राकृतिक आपदाएं हैं। बच्चे, भूमि निम्नकरण मतलब भूमि का कम होना। भूमि निम्नकरण का मतलब भूमि का कम होना। तो भूमि निम्नकरण से अभिप्राय क्या है, उसका अर्थ क्या है? अगर कोई पूछे निम्नकरण क्या है, भूमि निम्नकरण, तो आपके माइंड में होना चाहिए भूमि का कम होना। तो वही तो बताएगा, भूमि निम्नकरण से अभिप्राय है भूमि का कम होना। और बच्चे, जब भूमि कम हो रही, ज़मीनें कम हो रही, तो कौन कारण इसका है? हम लोग हैं ना। पेड़ पौधे को काट दे रहे हो जिससे मिट्टियाँ बह जा रही, तो ज़मीन कम हो रहा है ना, नदियाँ में मिट्टियाँ चली जा रही हैं। और कुछ प्राकृतिक आपदाएं, जैसे बाढ़ आ गया, ज़मीनें कट जाती हैं नदी के किनारे वाले, तो ये भी एक क्या है, आपदाएं हैं। तो कुल मिलाकर भूमि कम होने के 2 कारण हैं। एक मानव जो पेड़ पौधे काट देता है जिससे मिट्टी बह जाती है, खुदाई उदाई करवा देता है। एक प्राकृतिक आपदा जैसे बाढ़ वगैरह, वही बताया गया है। अब बच्चे, एग्जाम में पूछा गया 4 कारण बताना है, तो इसके निम्न कारण पहला है खनन और उत्खनन। खनन उत्खनन मतलब खुदाई। तो यह भी एक भूमि निम्नकरण का एक प्रमुख कारण है। इससे प्रभावित कहाँ पर होता, कौन से क्षेत्र में खुदाई वगैरह होता? झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा आदि में। क्लियर? औद्योगिकरण, जैसे फैक्ट्रिया वैक्ट्रिया लगाओगे तभी तो ज़मीन कम पड़ेगा। तो औद्योगिकरण में जैसे इससे प्रभावित क्षेत्र कौन है? गुजरात, राजस्थान, यहाँ सब कहीं का फैक्ट्रिया ज़्यादा है। ठीक बच्चे, इसको एक बार पढ़ लो। अब बच्चे, ज़मीन में कम होना क्या है? पेड़ों की आधुनिक कटाई। जब पेड़ वगैरह काट दो तो बाढ़ में सब बह जाएंगे ज़मीनें वगैरह। तो बच्चे, भूमि के निम्नकरण का प्रमुख कारण क्या है? पेड़ों की अंधाधुंध कटाई भी है। वन संरक्षण से आप क्या समझते हैं? वन केवल पेड़ों का समूह नहीं है, ये जलवायु नियंत्रण, भूमि संरक्षण और मानव जीवन के लिए अनिवार्य संसाधन है। तो बच्चे, क्वेश्चन है वन संरक्षण से आप क्या समझते हैं? तो बताया कि वन, लोग समझते हैं वन क्या है, पेड़ों का एक समूह है। नहीं, ये पेड़ों के समूह के साथ में जानते हो, ये जलवायु नियंत्रण, जैसे मौसम का बदलना, उसको भी संभालता है। भूमि को संरक्षण मतलब भूमि की सुरक्षा, कटने से जमीन के बचने को बचाता है, कटने उटने से। मानव जीवन के लिए अनिवार्य संसाधन है, जिसे आपको लकड़ी, फल फ्रूट, ऑक्सीजन भी मिलता है। तो वही बताए गए बच्चे। वन संरक्षण के उद्देश्य क्या क्या हैं? पर्यावरण संतुलन बनाए रखना, जल स्रोतों की रक्षा करना, मतलब बारिश होती है पेड़ लगाओ, पानी बरसाओ। जैव विविधता की सुरक्षा करना। जैव विविधता मतलब हम लोग, प्राणी, वन जीव सब इसी में रहते हैं, उनकी क्या सुरक्षा करता है वन ना। सब कुछ मिलता है, खाने पीने के, रहने के लिए आवास। मिट्टी के कटाव को रोकता है, मिट्टी के कटाव को रोकता है बच्चे। वन संरक्षण के उपाय, कैसे वन कटाई को, मतलब कैसे इसको, जंगलों को बचाना चाहिए। तो आधुनिक कटाई पर रोक लगा दो, वृक्षारोपण करो, अधिक से अधिक पेड़ लगाओ। स्कूलों में वृक्ष मित्र कार्यक्रम चलाओ, वृक्ष को बचाने का एक कार्यक्रम चलाओ। और भी कारण है, आप अपने समाज के लोग को जागरूक करो, पेड़ों के बारे में बताओ, इससे हमें क्या मिलता है। बच्चे, 5वां क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट में है, जैव विविधता क्या है? मानव जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। तो जैव विविधता, इसका अर्थ है कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के
पौधों, पशुओं, सूक्ष्म जीवों की विविधता या प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कुल मिलाकर जैव विविधता क्या है? इसका अर्थ होता है पृथ्वी पर पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के जीव जंतु, पेड़ पौधे, सूक्ष्म जीव आदि की विविधता को ही जैव विविधता कहते हैं। ये क्या करता है? प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जैव विविधता क्या है? मानव के लिए उपयोगी किस प्रकार है? तो हमने बहुत छोटा आंसर दिया है काट पीट कर। जैव विविधता मानव जीवन के लिए उपयोगी है क्योंकि इससे भोजन और बच्चे औषधियाँ, ईंधन और कच्चा माल प्राप्त होता है। साथ ही पर्यावरण को स्वच्छ रखती है और प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षा प्रदान करती है। तो बच्चे हमने 5 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ले लिया है। वीडियो के लास्ट में कुछ हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता देंगे, आप उनको ज़रूर पढ़ के जाएंगे क्योंकि हमने यहाँ पर उन क्वेश्चनों को बताऊँगा, मैंने लिया नहीं है, बट उन क्वेश्चनों को आप जरूर एग्जाम में देख कर जाओ, आप आसानी से स्कोर कर जाओगे। तो 5 क्वेश्चन मैं और बताऊँगा, मैंने 5 क्वेश्चन यहाँ पर करा दिया है यही, और अगर 5 क्वेश्चन याद कर लेते हो तो आप एग्ज़ाम में आसानी से कर सकते हो। मैंने 10 विकल्प लिया है, तो मुझे टाइम नहीं रहता, नहीं मैं सारे वीडियो अपलोड कर दूं क्योंकि मैं अकेला सारे काम करता हूं, वीडियो बनाना, स्कूल जाना, कोचिंग पढ़ाना, तो बच्चे समय नहीं बचता है, बट फिर भी मैं प्रयास करता हूं। तो अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि ऐसे ही वीडियो, मेरा वीडियो बहुत कम आता है, आपको पता है, इसलिए मैं जो कंटेंट देता हूँ एकदम शुद्ध देता हूँ कि एग्ज़ाम में वही आए। तो फ्रांस की क्रांति कब हुई? 1789 में। नेपोलियन का संबंध किस देश में है? फ्रांस से है। तो बच्चे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिया गया है। ऑटो वान बिस्मार्क जर्मनी से संबंध रखता है। जब जर्मनी आई तो ऑटो वान बिस्मार्क कर, तो उल्टा है। ऑटो वान बिस्मार्क जर्मनी, जर्मनी का ऑटो वान बिस्मार्क। क्लियर? तो चारों क्वेश्चन याद हो गए होंगे। नेपोलियन की पराजय कब हुई? 1815 में। 1815 में। और गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे? 1915 में। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 1919 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1885 में। मोस्ट इम्पोर्टेंट। रोलेट एक्ट 1919। जलियांवाला बाग हत्याकांड भी 1919 में, और रोलेट एक्ट भी क्या है? 1919। महामंदी का प्रारंभ कब हुआ? महामंदी का प्रारंभ, तो बच्चे 1929। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, 1929 में। तो बच्चे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम बता दे रहे हैं, आप उनको जरूर याद कर लीजिएगा। जैसे बच्चे क्वेश्चन है महामंदी कारणों की, बच्चे 1 मिनट, इसको जूम ज़्यादा हो गया है। तो बच्चे क्वेश्चन है महामंदी कारणों की व्याख्या कीजिए और बताइए भारतीय अर्थव्यवस्था पर इसका क्या प्रभाव पड़ा। तो बच्चे इसके 3 हेडिंग हैं, पहला कारक, दूसरा कारक, तीसरा कारक। बच्चे इसको अच्छे से आप पढ़ लीजिएगा, विद्या क्वेश्चन बैंक अवतार सीरीज में आपको मिल जाएगा। महामंदी बहुत इम्पोर्टेंट है। और भी बच्चे क्वेश्चन है, बच्चे क्वेश्चन क्या है? संघवाद, संघवाद से क्या अर्थ है? संघीय व्यवस्था की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। बहुत इम्पोर्टेंट है बच्चे, आपको दिख रहा होगा, आप एक बार इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा क्योंकि एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकता है। बच्चे यहाँ पर एक क्वेश्चन और है, आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं। बच्चे ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। बच्चे क्वेश्चन और है, आर्थिक असंगठित क्षेत्र की परिभाषा दीजिए और श्रमिकों समस्याओं समाधान। बच्चे ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आप एक बार कर लीजिएगा। बच्चे इतना अगर आप कर लेते हैं तभी बहुत आपका अच्छा पेपर चला जाएगा। बच्चे मानचित्र हमारा वीडियो तो पड़ा पहले से ही, 1 साल पुराना हो गया है बच्चे, वहाँ से आप पूरा मानचित्र भरना, ट्रिक से बताया गया है, मैप में कौन स्थान कहाँ पर है, पूरा A to Z बातें आपको ट्रिक से बताए गए। 10 अंक की तैयारी आप वहाँ से कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद। अगर वीडियो समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब
ज़रूर करें। जय हिंद।